हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम 1853 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास से हम शुरू करेंगे 1857 के रिवोल्ट के बाद जितने भी चेंजेस आए हैं इंडिया में उसके बारे में बात करेंगे। 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो हमें सबसे पहला एक्ट मिला वो 1858 का एक्ट मिला। और आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि 1858 से ही हमने देखा था क्या इंडिया में क्राउन रूल की शुरुआत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और क्राउन रूल की शुरुआत होती है। तो 1858 से लेकर के 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है उसको हम इस क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला एक्ट रहा 1858 का ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या इसी को हम क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा 1861, क्योंकि 1858 के एक्ट के बाद भी जो इंडिया में सिचुएशन हो रही थी उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो चुका था कि जब तक हम काउंसिल्स में इंडियंस को पार्टिसिपेशन नहीं देंगे हमारा इंडिया में रूल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सबसे मेजर चेंज क्या किया गया 1861 और 1892 एंड 1909 या 1909 में 3 काउंसिल्स एक्ट लाए जाते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो ये काउंसिल्स क्या थी, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प के लिए जो एक काउंसिल बनाई गई थी, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको 1833 में एक्सपेंड किया गया। 1853 में इस काउंसिल को फिर से एक्सपेंड किया गया। उसी काउंसिल के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पोस्ट जो रिवोल्ट था क्या चेंजेस आए। देन 1919 को हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगेन, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है 1935 का एक्ट, जो भी क्या कहलाया, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहलाया। इस क्लास में हम इन्हीं सबको कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या गुड गवर्नेंस एक्ट को लेकर के। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्या चेंजेस आए। सबसे पहली बात तो यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इस डेजिग्नेशन को खत्म कर दिया जाता है और इसके डेजिग्नेशन को रीनेम किया जाता है या चेंज करके बना दिया जाता है वाइसराय ऑफ इंडिया। ये वाइसराय कौन होगा, जो ब्रिटेन की क्वीन थी उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया में। पहला वाइसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो भी लॉर्ड कैनिंग है। और अगर पूछा जाए फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन है, तो ये क्या है, आपका लॉर्ड कैनिंग ही इसका आंसर रहेगा। एक और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया जाता है। ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था, ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा और इसकी हेल्प के लिए क्या बनाई गई, एक 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी जाती है। हालांकि जो काउंसिल थी इसका रोल क्या रहने वाला था, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। और क्या हो सकता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है इसके ऊपर इंडिया और ब्रिटेन दोनों में इसको स्यू किया जा सकता था और ये भी सू कर सकती थी। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया। नेक्स्ट चेंज क्या आया हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया जाता है। कहां पर, इंडिया में। डायरकी या कहें जो हमारी एक ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी 1784 के एक्ट से, इसको भी खत्म कर दिया जाता है। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या थी, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को लुक आफ्टर करने के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कमर्शियल फंक्शंस को कौन एग्जीक्यूट करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इस ड्यूअल गवर्नेंस को खत्म कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1861 के काउंसिल एक्ट के बारे में। ये काउंसिल एक्ट में सबसे पहला एक्ट रहा था। इस एक्ट के अंदर क्या होता है, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हो जाती है। वो कैसे, क्योंकि पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ इंडियंस को एसोसिएट किया जाता है। वाइसराय की काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया। ये मेंबर्स कौन रहे थे, राजा ऑफ बनारस ईश्वर प्रसाद नारायण सिंह,
दूसरे मेंबर रहे थे आपके महाराजा ऑफ पटियाला, नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव। इन तीनों मेंबर्स को ये तीनों मेंबर वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन, इस एक्ट के थ्रू इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे कि बॉम्बे और मद्रास जो हमारी दो प्रेसिडेंसीज थी जिनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स 1833 के एक्ट के थ्रू ले ली गई थी, यहां इनको ये पावर रीस्टोर कर दी जाती है। तो इंडिया में आप याद रखते हैं कि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत किस एक्ट के थ्रू हुई है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत किस एक्ट के थ्रू हुई है, 1861 के एक्ट के थ्रू। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यहां पर 3 नई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाता है। ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन सी रही थी, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। ठीक है, ये क्या है, बंगाल में कब बनाई है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1862, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर 1886, और 1886 में ही और हिस्ट्री में क्या हुआ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट 1897 पंजाब में क्रिएट किया गया। नेक्स्ट इसी के थ्रू क्या मिला, एक्ट के अंदर प्रोविजन आया, पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन दे दी जाती है। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में की थी। यहां आप ध्यान में रखेंगे कि इसके अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम में होता क्या था, क्योंकि देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर में आपसे जो भी प्रोविजन है उसको एक्सप्लेनेशन पे पूछा जा सकता है, ईयर पे पूछा जा सकता है, जिसने शुरू किया है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां क्या हुआ कि जो डिपार्टमेंट थे उनके इंचार्ज बना दिए जाते हैं, और ये क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पर फाइनल ऑर्डर्स इशू कर सकते थे। वाइसराय को एम्पावर्ड कर दिया जाता है ऑर्डिनेंसेस इशू करने के लिए। अब ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डिनेंसेस का मतलब क्या है कि टाइम बीइंग लॉ, यानी कि अस्थायी कानून बनाने के लिए। अब ये कब, इमरजेंसी की सिचुएशन में, और कितने टाइम के लिए इशू किया जा सकता था, 6 मंथ्स के लिए। अच्छा, इसको समझते हैं। आज भी हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास में क्या है, ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर है। ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये किसका रेप्लिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखिए यहां क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पे वाइसराय इशू कर रहे हैं ऑर्डिनेंस को, बट हमारे प्रेसिडेंट साहब कब करते हैं, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। सिमिलरली गवर्नर्स ऑफ स्टेट भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं। तो यहां आपको 2 आर्टिकल याद रखने हैं अच्छे से, 123 और 213। आप इसको 123 और 213 करके याद मत कीजिए, 123 213 करके जब याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 123 कहता है प्रेसिडेंट्स की 123 प्रेसिडेंट साहब की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करेगा, 213 गवर्नर्स की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट 1892 के एक्ट के थ्रू क्या किया गया, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वाइसराय की, इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, 12 to 16 हो जाती है। यहां पर इंडियंस की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा क्या बदलाव आया, 1885 में कांग्रेस एस्टेब्लिश हो जाती है, और कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में क्या डिमांड की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड की गई। उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बेस पे हमें क्या मिला, वाइसराय की काउंसिल को एक्सपेंड किया जाता है, और इन काउंसिल में इंडियंस की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर दिया जाता है, बट स्टेटस हमारा क्या रहेगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर का ही रहेगा। यूजुअली नॉन ऑफिशियल मेंबर वो होते हैं जिनको हम क्या नहीं करते, कोई वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली, और जो डिमांड थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, उसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछने की पावर दी जाती थी, बट इंडियंस अलाउड नहीं थे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे काउंसिल के मेंबर्स थे इंडियंस, उनको बजट पर डिस्कशन करने की पावर दे दी गई, लेकिन
वो कट मोशंस नहीं ला सकते थे। आप कमेंट में बताएंगे कि इंडिया का पहला बजट कब और किसने इंट्रोड्यूस किया था। मैं बात कर रही हूं सबसे पहला, मैंने यहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस बात नहीं की है। तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का सबसे पहला बजट कब और किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, 1892 में ही इंडिया में इलेक्शन जैसी शुरुआत होती है, बट इलेक्शन टर्म को कहीं यूज नहीं किया गया। हुआ क्या कि एक काउंसिल हुआ करती थी, वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल, और गवर्नर्स की भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को, वाइसराय जिन मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे अपनी काउंसिल में, इन मेंबर्स के नाम सजेस्ट करने की जो पावर आ गई वो किसके पास, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनकी रिकमेंडेशन के बाद वाइसराय अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसको नॉमिनेट किया करते थे, इंडियंस को नॉमिनेट करते थे। फिर फर्दर गवर्नर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भी मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, लेकिन ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहाँ के गवर्नर किसके रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदारी एंड चैम्बर्स के बेस रिकमेंडेशन पे। तो यहां से हमारे यहां एक इलेक्शन का इनडायरेक्ट प्रोविजन आ गया, बट लेकिन यहां इलेक्शन टर्म का यूज नहीं किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, काउंसिल्स एक्ट 1909 के बारे में, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। यहां पर भी इंडियंस की डिमांड क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की डिमांड थी। तो यहां सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले तो अगेन वही बात, जो काउंसिल की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ को 16 से 60 कर दिया गया, और यहां पर क्या रहेगी, ऑफिशियल मेजोरिटी ही रिटेन रहेगी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती थी और यहां नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती थी। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या रहेगा, ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी, प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रह सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेलिब्रेटिव जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इसको इंक्रीज कर दिया जाता है। आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, और बजट पे हम रेजोल्यूशंस भी मूव कर सकते थे। और सबसे मेजर जो चेंज आया वो क्या रहा, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है, और ये कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन थे वाइसराय की एग्जीक्यूटिव को ज्वाइन करने वाले। क्या स्टेटस दिया गया था, लॉ मेंबर का। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, फिल्म सबने देखी होगी, शादी में जरूर आना, वहां पर क्या है, सत्येंद्र, सत्तू, तो उसी से आप इसको याद रखेंगे कि सत्तू वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंचने वाला पहला मेंबर था जिसको डेजिग्नेशन दिया गया लॉ मेंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इस एक्ट का एक मेजर ड्रॉबैक था, जिसकी जो परेशानियां हम उसको आज तक भी झेल रहे हैं। यहां से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट को शुरू कर दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही उनको इलेक्ट कर सकते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट को शुरू किसने किया, लॉर्ड मिंटो ने। इस एक्ट को आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसीलिए कहते हैं। मॉर्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिस पोस्ट को क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, और मिंटो उस टाइम पे वाइसराय थे। तो इन दोनों के नाम पे हम इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो लॉर्ड मिंटो क्या बन गए, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया बने।